हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरदीप। आई एम सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज की वीडियो हम आपके लिए लाए हैं इन विच वी विल डिस्कस अ क्विक बिजनेस एनालिसिस ऑफ ए स्मॉल कैप कंपनी। जैसे कि आप लोगों से वादा किया था, तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेशन, इट्स टोटली टू मेक यू अंडरस्टूड कि कैसे किसी कंपनी का बिजनेस एनालाइज करते हैं, क्या रिस्क फैक्टर देखते हैं, कौन से ग्रोथ ट्रिगर देखते हैं, कैसे एक कंप्लीट एनालिसिस आप कर सकते हैं किसी कंपनी का। तो उस पर एक क्विक वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो इसको किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन ना समझे। इवन आई डोंट हैव एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन दिस कंपनी, सो इट्स अ डिस्क्लेमर फ्रॉम माय साइड। तो करते हैं शुरुआत वीडियो की। तो दोस्तों, जब हम किसी कंपनी का बिजनेस एनालिसिस करते हैं तो कौन से की पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना चाहिए ताकि हमारा बिजनेस ओवरऑल हम बिजनेस को एनालाइज कर सके। खाली ग्रोथ ग्रोथ की बात ना देखें, क्या उसमें रिस्क फैक्टर है ये भी जरूर देखें। तो उस हिसाब से क्या पॉइंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कंपनी क्या करती है। अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, यानी कि वो कंपनी आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, आपको उसको छोड़ देना चाहिए। कम से कम बिजनेस क्या करती है एक बच्चे को भी आप समझा सके, ये आपको समझ में आना चाहिए कंपनी को देखकर। फिर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी कैसे पैसा बनाती है, कौन से प्रोडक्ट है कंपनी के, कंपनी इन सर्विस प्रोवाइड करती है या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, सिक्लिकल सेक्टर से या सेकुलर सेक्टर से है, तो थोड़ा सा आपको बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है टारगेट कस्टमर। कंपनी एंड का यूजर को टारगेट कर रही है, यानी कि B2C कंपनी है या फिर B2B कंपनी है, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अपना माल बेच रही है, या फिर B2G है, गवर्नमेंट को सप्लाई कर रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। साथ में इसके टारगेट मार्केट कौन सी है, ये इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट कर रहा है या फिर डोमेस्टिक मार्केट को टारगेट कर रहा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए बिजनेस के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, ये सब मैं पॉइंट आप लोगों से इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि इसी के बेस पे पूरा आपको एनालिसिस मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे पॉइंट्स को कवर करते हैं। प्रमोटर की एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी क्या है, कि कंपनी अगर गाइडेंस देती है तो क्या उस गाइडेंस को कंपनी पूरा कर पाती है टाइम से पहले, तो उसको भी आपको देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कंपनी की पास्ट में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है। कुछ फाइनेंशियल की रेशोज की बात करेंगे तो पैग रेशो हम देखते हैं, ROC देखते हैं, ROE देखते हैं, डेट टू इक्विटी रेशो देखते हैं, पी देखते हैं उस कंपनी का कितना चल रहा है, और सेल्स ग्रोथ देखते हैं, प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो कुछ रेशोज है जिसके बेसिस पे हम उसके वैल्यूएशन का थोड़ा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ देखते हैं कि पास्ट में कैसे रही है, फ्यूचर में कैसे रख सकते हैं, थोड़ा सा आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं। ग्रोथ ट्रिगर क्या है। अब ठीक है, यहाँ तक कंपनी का हमने ड्यू डिलिजेंस कर लिया कि कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस देख ली, मैनेजमेंट देख लिया, बिजनेस समझ लिया। लेकिन अब यहाँ से कंपनी हमारा पैसा कैसे बना के देगी, अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ से ग्रोथ ट्रिगर कौन से है उनको आपको एक बार देखना चाहिए। साथ में की रिस्क फैक्टर क्या है, अच्छा अच्छा नहीं देखना, कंपनी में रिस्क कहाँ से आएगा। ये कंपनी कल को कुछ उल्टा ना कर दे, परफॉर्मेंस डाउन ना होती चल जाए, तो कौन से रिस्क फैक्टर को हमें देखना चाहिए। अगर वो रिस्क फैक्टर आते दिखेंगे बिजनेस में तो हमें हो सकता है एग्जिट भी करना पड़े कंपनी से। तो उस हिसाब से खाली अच्छा अच्छा नहीं देखना, रिस्क फैक्टर को भी बहुत ज्यादा क्रिटिकल एंगल से आपको देखना है। अब जिस कंपनी की मैं बात करने वाला हूँ उससे उसका नाम अनाउंस करूँ उससे पहले कुछ बिजनेस की हेडलाइंस आज के दिनों में जो चल रही है वो है ड्रिल बेबी ड्रिल। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा फोकस फॉसिल फ्यूल को रिवाइव करने का है। ऑयल एंड गैस सेक्टर पे काफी ज्यादा फोकस है उनका फिर से। ईवी को करेक्ट कि ठीक है, ईवी अपनी जगह ठीक है, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और पूरा फोकस है, जो एरिया शटडाउन हो रहा था इंडिया US में, फॉसिल फ्यूल गैस एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जा रहा था, तो वो उनको रिवाइवल करने का तरफ पूरा एक्सपेंशन की तरफ फोकस है ट्रम्प साहब का। और आज की जो कंपनी हम डिस्कस करने वाले वो उसका मेजर बिजनेस US से आता है। साथ में ऑयल एंड गैस सेक्टर एक मेजर इंडस्ट्री है उसके लिए, इसलिए ये हेडलाइंस आप लोगों को दिखाना जरूरी था। अब जिस कंपनी की हम बात करने वाले वो वन ऑफ द लीडिंग इंडियन मैन्युफैक्चरर है फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन की। अगर हम बात करते हैं जिसमें स्टेनलेस स्टील होसेस आते हैं, कंपोजिट होसेस आते हैं, असेंबलीज एंड फिटिंग आती है, मेटल बेलोज आते हैं। तो ये कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, केमिकल मेटल में अपने इस तरह के फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। अब इस स्लाइड से आपको पता चल जाएगा कि इसका US से क्या लिंक है। सबसे पहले तो कंपनी अभी लगभग 48% बिजनेस अपना स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल सॉल्यूशन फ्लो सॉल्यूशन जो है प्रोवाइड कराती है वहां से ले रही है। और असेंबली फिटिंग जो कि मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है वहां पर
पिछले क्वार्टर से ही इन्होंने सरपास कर दिया है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन को। अब यहाँ असेंबली एंड फिटिंग से इनका बिजनेस लगभग 52% आता है। तो इसलिए कंपनी कह रही है कि अभी तो हमने मार्जिन बढ़ाए है, लगभग 21% की मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है, और कंपनी का कहना है कि आगे मार्जिन और एक्सपेंड होते दिखेंगे जब मेटल बेलोस को भी अभी इन्होंने इनिशिएट कर दिया, और कैपेक्स भी अभी इनका फोकस है जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उनकी तरफ ही ज्यादा फोकस है। तो मार्जिन भी आपको आने आने वाले टाइम में इस कंपनी के बढ़ते दिखेंगे। डोमेस्टिक बिजनेस और एक्सपोर्ट अगर देखते हैं तो लगभग एक्सपोर्ट से बिजनेस आता है, 74% का बिजनेस एक्सपोर्ट से कंपनी ले रही है, और डोमेस्टिक से सिर्फ 26% का बिजनेस कंपनी का आता है। और एक्सपोर्ट में भी मेजर जो फोकस है वो यूएस मार्केट पे है, 56% का मेजर फोकस है। सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर अगर आप देखेंगे जो मार्केट है वो इनके लिए यूरोप है, इंडिया से काफी कम बिजनेस है इनका। अब इंडस्ट्री जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टील एंड मेटल, ऑयल एंड गैस सेक्टर, देन पेट्रोकेमिकल, केमिकल, रिफाइनरी। तो ऑयल एंड गैस एंड रिफाइनरी से मेजर पोर्शन इनका रेवेन्यू का आता है, तो ये एक की इंडस्ट्री है अगर इस कंपनी की हम बात करें। अब कंपनी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है अगर हम फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन की बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के। अब ये इंडस्ट्री कहाँ काम करती है, तो जहां पर भी क्रिटिकल फ्लो है वहां पर एरोफ्लेक्स आपको मिलेगा, चाहे फिर एरोस्पेस की बात हो, मेरीन, ऑयल रिफाइनरी की बात हो, सेमीकंडक्टर की बात हो, सोलर हीटिंग सिस्टम की बात हो, हाइड्रोजन की बात हो। ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में तो ये है, लेकिन अब नई इंडस्ट्री में भी एक्सपेंड कर रहा है। फिर फायर एंड स्प्रिंकल की बात करें, सोलर, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स में भी एंटर कर रहा है, उस पर भी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे डेटा सेंटर्स में भी ये की प्लेयर बन रहा है। ये एरोस्पेस में और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में भी, ईवी में भी ये कंपनी काम कर रही है। तो किसी भी तरह का फ्लो, चाहे वो सॉलिड, लिक्विड या गैस फॉर्म में हो, क्रिटिकल फ्लो अगर होगा तो वहां पर आपको एरोफ्लेक्स के प्रोडक्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। अब क्यों इनके प्रोडक्ट काफी क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि ये एक तो सब्स्टिट्यूट है जहां पर रबर के प्रोडक्ट या पॉलीमर के प्रोडक्ट आप नहीं यूज कर सकते, क्योंकि काफी ज्यादा टेम्परेचर हाई है, जो लिक्विड फ्लो हो रहा है या फिर गैस फ्लो हो रही है, तो उसकी वजह से ये रबर और पॉलीमर फेल हो जाते हैं। तो स्टेनलेस स्टील के फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन काम आते हैं। तो टेम्परेचर रेजिस्टेंस है, केमिकल कंपेटिबल है, परफेक्ट फिट फॉर एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन के लिए परफेक्ट फिट है, हाई प्रेशर को एब्जॉर्ब कर सकता है, और डिफरेंट साइज में अवेलेबल है, फ्लेक्सिबल है, फिटिंग्स में कोई दिक्कत नहीं आती। तो ये कुछ की फीचर है इनके प्रोडक्ट्स की। अब अगर एक लुक में अगर देखना जाए कि एयरफ्लेक्स को क्यों देखना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं। अर्ली मूवर है मेटल बेलोज में और मिनिएचर बेलोज में। ये क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, मेटल बेलोज के बारे में। टैरिफ और ट्रेड वॉर से जो टेंशन ग्लोबल लेवल पे चल रही है, तो वहां पर इंडिया को फेवरेबल प्लेयर माना जा रहा है कि चाइना से यूएस के रिलेशन वैसे भी अच्छे नहीं है, तो इंडिया का कोई प्लेयर अगर है जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसी इंडस्ट्री में जहां चाइना भी एक्सपोर्ट कर रहा है, तो इंडिया के लिए थोड़ा सा फेवरेबल पॉइंट है। सॉफ्ट कॉर्नर है यूएस का इंडिया के लिए। डिमांड और ग्रोथ अगर देखेंगे एनर्जी सेक्टर की हम बात करें, डेटा सेंटर के लिए पावर की बहुत ज्यादा डिमांड रहेगी, पावर प्लांट रिवाइव हो रहे हैं, तो वहां पर अब ईवी कूलिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे, सोलर हीटिंग की बात करेंगे, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, तो ये सारी इंडस्ट्री मेगा ट्रेंड इंडस्ट्री आपने सुना होगा, तो वहां पर इनके प्रोडक्ट काफी कंपेटिबल है। साथ में जिस हिसाब से यूएस का फोकस, जैसे मैंने आपको हेडलाइंस में दिखाया, यूएस गवर्नमेंट का, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का काफी फोकस है फॉसिल फ्यूल को रिवाइव करने में, तो वहां पर फिर इनके प्रोडक्ट की डिमांड तो बढ़ने वाली है। यूएस में काफी स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स है, 56% मैंने आपको बताया रेवेन्यू वहां से जनरेट करती है। अब इनका फोकस मार्जिन एक्रेटिव प्रोडक्ट्स पे है, तो मार्जिन एक्सपेंशन होते दिखेंगे, तो आपको बॉटम लाइन प्रॉफिट भी कंपनी का बढ़ता दिखेगा। एंट्री बैरियर है जहां पर हाई स्पेसिफिकेशन वाले बेलोज एंड असेंबली यूनिट से फिटिंग लगनी है, तो वहां पर एंट्री बैरियर काफी ज्यादा है। और वैसे भी अगर कोई भी कंपनी यूएस को एक्सपोर्ट कर रही है तो अप्रूवल्स की तो झड़ी लग जाती है यूएस में एक्सपोर्ट करने से पहले, आपको पता ही होगा। साथ में मैनेजमेंट काफी स्ट्रॉन्ग है, जो इन्होंने अपना FY25 का टारगेट दिया था वो बिफोर टाइम इन्होंने अचीव कर लिया, तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी दिखती है। अब बात कर लेते हैं फंडामेंटल्स की, तो 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। 48 का पी मल्टीपल है, वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है। ग्रोथ ट्रिगर पे भी हम जाएंगे, लेकिन कंपनी में काफी ज्यादा ग्रोथ ट्रिगर है, इसकी वजह से वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है इस इंडस्ट्री को देखते हुए।
ROC 22% का है, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 44%, फ्री कैश फ्लो इस साल थोड़ा नेगेटिव था, डेट कंपनी पे है नहीं, और जो कैपेक्स भी करेगी कंपनी इंटरनल एक्रूवल से करने वाली है। प्रोमोटर होल्डिंग काफी स्ट्रॉन्ग है 67% का, डिविडेंड कंपनी देती नहीं, और पैग रेशो 1 का है, तो काफी कंफर्टेबल है। ग्रोथ अगर ऐसी ही रहेगी तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो जाएंगे। बहुत सारे एनालिस्ट का भी यही मानना है कि अगर इसी तरह की ग्रोथ रही तो वैल्यूएशन एक्सपेंसिव होने के बाद भी कंपनी ठीक ठाक रिटर्न दे सकती है। लेकिन मैं वीडियो के बीच में फिर से आप लोगों को याद दिला दूं, ये सिर्फ बिजनेस एनालिसिस है, किसी तरह का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। तो इसको सिर्फ प्योरली प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए यूज करना, समझने के लिए कि कैसे किसी बिजनेस को एनालाइज अगर कर रहे हैं तो क्या क्या चीज आप लोगों को देखनी चाहिए। तो दोस्तों जिस हिसाब से आपको पता होगा डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, और डेटा सेंटर्स को अगर कूल रखना है, 24/7 ये डेटा सेंटर काम करते हैं, तो इनको अगर ठंडा रखना है तो एसी की डिमांड बढ़ेगी। लेकिन इसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी यूएस में आ रही है कि लिक्विड सॉल्यूशन से प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसकी वजह से इनको कूल डाउन रखा जा सके। लेकिन वो लिक्विड सॉल्यूशन फ्लो कहाँ करेगा, तो वो फिर एरोफ्लेक्स के प्रोडक्ट्स यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा पार्टनरशिप इनकी होती दिख रही है इस इंडस्ट्री में। तो यहाँ पर इनका काफी ज्यादा फोकस है। की ग्रोथ ट्रिगर जिसके लिए आप वेट कर रहे थे कि कौन कौन से ग्रोथ ट्रिगर है, ग्रोथ आएगी कहाँ से बिजनेस में, तो सबसे पहला ग्रोथ ट्रिगर है न्यू एरियाज पे कंपनी काम कर रही है। न्यू एज इंडस्ट्रीज, ईवीज पे, रोबोटिक्स पे, सोलर में कंपनी काम कर रही है। डेटा सेंटर्स में मैंने आपको बताया कूलिंग सिस्टम पार्टनरशिप ये कर रही है एआई फोकस प्रोजेक्ट्स में। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पे कंपनी का फोकस है। असेंबली फिट एंड फिटिंग्स में जो कंट्रीब्यूशन था पहले 50% से नीचे था, अभी Q4 FY25 से ये 50% से ऊपर हो चुका है, और ये वैल्यू मार्जिन एक्रेटिव बिजनेस है। साथ में मेटल बेलोज और मिनिएचर मेटल बेलोज ये यूज होते हैं दोस्तों ऑटोमोटिव, एरोस्पेस और मेडिकल इक्विपमेंट्स में, जहां पर की बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, वाइब्रेशन काफी ज्यादा है और काफी ज्यादा मूवमेंट है। ऐसी जगहों पे प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए इनके प्रोडक्ट्स का यूज किया जाता है, और ये दिखने में आपको ऐसे दिखते हैं मेटल बेलोज की अगर आप बात करते हैं। अब और भी ग्रोथ ट्रिगर है कंपनी में, जैसे कि प्राइसिंग पावर काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम असेंबली यूनिट्स फिटिंग्स की बात करेंगे और बेलोस की बात करेंगे तो काफी प्राइसिंग पावर कंपनी के पास है। कैपेक्स कंपनी कर रही है FY26 का जो इनका टारगेट है 20 मिलियन मीटर्स ऑफ स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल होसेस बनाने का इनका टारगेट है। साथ में अगर मेटल बेलोस की बात करें तो वहां पर ये ऑलरेडी रैंप अप कर चुके हैं, लगभग 1,20,000 पीसेज एनुअल कैपेसिटी स्टार्ट हो चुकी है। इनका प्लान है कि FY26 के एंड तक 3 लाख पीसेस का इनका टारगेट ये अचीव करने का प्लान कर रहे हैं। अगर मिनिएचर मेटल बेलोस की बात करें तो 10 mm से लेके 50 mm के डायमीटर वाले अगर सेगमेंट में हम बात करेंगे तो इन्होंने लगभग टारगेट अपना रखा है 2,40,000 पीसेस पर एनम की कैपेसिटी, मार्च 2026 तक ये इनका टारगेट है। साथ में असेंबली स्टेशंस का ऑटोमेशन, ये रोबोटिक्स का यूज कर रहे हैं असेंबली स्टेशंस में अपने, और इनका टारगेट है कि लगभग 70 स्टेशंस ये मार्च 2026 तक बना लेंगे। और फंडिंग की बात करूं तो ये भी एक ग्रोथ ट्रिगर है कि इनको डेट नहीं लेना पड़ेगा, कैपेक्स इंटरनल एक्रूवल से ये कर लेंगे, तो बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। तो यहाँ से फ्यूचर की ग्रोथ के लिए इनको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, फंडिंग की इनको इशू नहीं होने वाला है। तो ये डायरेक्ट ग्रोथ ट्रिगर नहीं है लेकिन ग्रोथ को सपोर्ट करेगा। अब इससे पहले कि मैं आप लोगों से इसके की रिस्क फैक्टर जो कि बहुत जरूरी हो जाते हैं उसके बारे में बात करूं, एक बार स्क्रीनर पे इसका स्क्रीनिंग करके देख लेते हैं कि कंपनी के कुछ फाइनेंशियल फंडामेंटल्स रेशियोज और वो कैसे दिखती है, उसके वहां पर एक बार चलते हैं। तो एरोफ्लेक्स का एक बार फटाफट स्क्रीनिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो मार्केट कैप मैंने आपको बताया है, पी मल्टीपल भी बताया है, अगर पैग रेशियो आप देखेंगे 1 का है। फ्री कैश फ्लो इसको ईयर में थोड़ा नेगेटिव था, डेट कंपनी पे है नहीं। जो मेन चीज आपको देखनी है वो ये देखनी है कि कंपनी ने ग्रोथ कैसे दिखाई है। तो सेल्स ग्रोथ अगर आप देखते हैं कंपनी की तो पिछले 3-4 साल से काफी अच्छा कंपनी ग्रो कर रही है, और मार्जिन भी जो 15-16% की कंपनी मार्जिन करती थी अब वो मार्जिन लगभग 21% के हो गए। और कंपनी का कहना है कि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की वजह से ही मार्जिन यहाँ से और एक्सपेंड होते आपको दिखने वाले हैं। प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़िया है, कंपनी की प्रॉफिट ग्रो कर रहा है। आप 3 साल का 5 साल का सेल्स ग्रोथ देखेंगे, 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो हर तरफ से बढ़िया ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, रिसेंट की लिस्टिंग थी तो अभी कोई कंपनी में डेट है नहीं। और अगर आप एक की पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन भी पॉजिटिव है कंपनी का।
ये आप अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो प्रमोटर ने बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं किया कि वो बीच बीच में बेच रहा है, ऐसा कुछ नहीं कर रहा प्रमोटर। काफी स्टेबल स्टेक है प्रमोटर की। एफ का भी इतना ध्यान है नहीं कंपनी पे। DIS ठीक ठाक इसमें 5-6% का होल्डिंग बना के बैठे हैं। और पब्लिक होल्डिंग में अगर आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया साहब इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, और लगातार धीरे धीरे उनकी तरफ से होल्डिंग इस कंपनी में लगातार बढ़ती आ रही है। तो इनडायरेक्टली आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर सकता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करके लगातार होल्डिंग बढ़ा रहा है, तो उसको कंफर्ट आ रहा होगा। तो इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा एक बार स्क्रीनिंग भी इस कंपनी कर देता हूँ स्क्रीनिंग की हेल्प से। अब वापस जाते हैं, हम देखते हैं रिस्क फैक्टर। अब स्क्रीनिंग के बाद दोस्तों एक बार की रिस्क फैक्टर जो बहुत जरूरी हो जाते हैं उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। वैल्यूएशन इस इंडस्ट्री में आपको इस प्लेयर के इंडस्ट्री वाइज अगर देखेंगे तो काफी एक्सपेंसिव दिखेंगे, क्योंकि इतने सारे ग्रोथ ट्रिगर है। साथ में यूएस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंसी है, 56% रेवेन्यू वहां से आता है। तो वहां पर अगर कुछ भी स्लो डाउन आता है, जैसे फेड वहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं घटा रहा है, उसको लगता है कि जो टैरिफ वार चल रहा है उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट नहीं घट रहे हैं। तो ऐसे में अगर रिसेशन आता है या कुछ भी दिक्कत आती है यूएस में, तो इसके बिजनेस को डायरेक्ट हिट लगेगा। 56% रेवेन्यू वहां से जनरेट करता है। सिक्लिकल बिजनेस है और जिस इंडस्ट्री में काम करता है वो भी सिक्लिकल है, ऑयल एंड गैस, स्टील। तो ये सारी सिक्लिकल बिजनेस का इम्पैक्ट इस पे पड़ सकता है। करेंसी रिस्क है जिसकी वजह से इसके मार्जिन पे इम्पैक्ट पड़ता दिखेगा। मगर आप 76% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, 74% एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर करेंसी रिस्क तो आएगा ही आएगा। डॉलर एप्रिशिएट या होता है या अप्रिशिएट होता है तो उसके मार्जिन भी फ्लक्चुएट करेंगे। ग्लोबल टैरिफ वार, ट्रेड वार जो है उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन पे आएगा। उसका रीजन है क्योंकि चाइना से बहुत ज्यादा कंपटीशन है। चाइना लो कॉस्ट मैन्युफैक्चर है इस टाइप के प्रोडक्ट का। और यूएस और चाइना की अगर कुछ ऐसी डील होए, अभी हम बात करें कि नहीं नहीं इंडिया ज्यादा फेवर में है, फेवरेबल प्लेयर है अगर यूएस की बात करें, लेकिन अगर कुछ ऐसा डील हो जाए जो चाइना के फेवर में चल जाती है डील, तो फिर इनको दिक्कत आ सकती है। रॉ मटेरियल प्राइस काफी फ्लक्चुएट करते हैं क्योंकि मेजर पोर्शन के रॉ मटेरियल का स्टेनलेस स्टील है, तो वो अगर एज ए कमोडिटी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करता है तो इनके प्रोडक्ट में भी दिक्कत आएगी। साथ ही जहां पर इनका कमोडिटाइज प्रोडक्ट है जो प्योर स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो ये बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा प्राइसिंग प्रेशर है। कहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्राइसिंग पावर इनके पास, जो ये असेंबली एंड फिटिंग्स करते हैं और मेटल बेलोज ये बना रहे हैं, वहां पर प्राइसिंग पावर है। लेकिन जो टिपिकल प्रोडक्ट है स्टेनलेस स्टील फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन, वहां पर इनको मार्जिन में प्रेशर देखने को मिलता है कई बार। तो ये कुछ की रिस्क फैक्टर थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए। तो ओवरऑल हमने इस कंपनी का एरोफ्लेक्स का पूरा बिजनेस एनालिसिस करके देखा, इसके फंडामेंटल्स देखे, ग्रोथ ट्रिगर देखे, रिस्क फैक्टर देखे, कंपनी क्या करती है उसके बारे में समझा। तो अब आपको एक तो थोड़ा व्यू पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगी। तो ये मेरा पर्पस था प्योर एजुकेशन पर्पस का, कि आपको बिजनेस एनालिसिस करना आए, क्या क्या आपको किसी कंपनी में देखना चाहिए। तो ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने रिस्क पे करेंगे या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेंगे। तो ये मेरी तरफ से पॉइंट था। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर हम एज ए रिसर्च एनालिस्ट क्या सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं उसको जानना चाहते हैं तो investor.com हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। जय हिंद।